हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। आजकल हम लोग जीएस कोर्स पढ़ रहे हैं फॉर यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम एंड कोल इंडिया लिमिटेड एंड अदर एग्ज़ाम्स। ये जो मैं जीएस आपको कवर करा रहा हूँ, हिस्ट्री एंड पॉलिटी खास तौर से, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। वाइजैग हो या कोल इंडिया हो या जितने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ ये बेसिक पॉलिटी एंड हिस्ट्री आपके काम आने वाली है। और आगे बड़े एग्ज़ाम्स भी आप देंगे, उनमें भी फाउंडेशन यही होने वाली है। तो दीज लेक्चर्स आर वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू। समबडी आस्क्ड कि ईपीएफओ के लिए सफिशिएंट है। देखिए, ईपीएफओ एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराएगा, तो ईपीएफओ के लिए थोड़ा सा लेवल हाई होगा और क्वेश्चंस इतने डायरेक्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए हम अलग से कोर्स चलाएंगे। ईपीएफओ के लिए मैं अलग से हिस्ट्री, पॉलिटी और जो टॉपिक्स संभव हो पाएंगे उनका कोर्स कराऊंगा। ईपीएफओ के लिए आप अभी चिंता ना करें, एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर को है। तो अभी हम हिस्ट्री एंड पॉलिटी शुरू कर चुके हैं और उसमें कुछ लोगों ने ये क्वेरीज रेज़ की हैं कि एक सब्जेक्ट एक साथ चल के करिए, फिर दूसरा बाद में करिएगा। मैं सोचता हूँ दोनों ही साथ होते चलें। आपका कोल इंडिया का एग्ज़ाम निकट में है, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। दोनों ही करते चले जाइए। वैसे भी आपके एग्ज़ाम में मैंने देखा, यूजुअली देखा जाता है कि मॉडर्न इंडिया या मेडिवल इंडिया से या पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। तो करेंगे तो पूरा ही, लेकिन पॉलिटी को कवर करते हैं, हिस्ट्री भी पैरेलल चलाएंगे, दोनों कवर करेंगे। और सबसे आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि थैंक्स अ लॉट फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस। मैसिव रिस्पांस आप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से पढ़ते रहिए। और आप लोग पढ़ रहे हैं मेहनत से, ये बहुत खुशी की बात है। लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। तो चलिए पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं। हमने फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए। अब हम संविधान की इंटरनल स्ट्रक्चर भी समझ लिया। अब हम देखते हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। प्रीएम्बल, सबसे पहले याद रखिए कि आवर प्रीएम्बल इज़ वर्डेड ऑन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। प्रीएम्बल हमने कहाँ से सोर्स किए हैं उसके वर्ड्स? यूएसए के प्रीएम्बल से सोर्स किए हैं। अमेरिकन संविधान में जो प्रीएम्बल है उससे समझते हैं। इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, resolution. Preamble is based on objectives, resolution. आपको याद होगा जब संविधान सभा ने अपनी दिसंबर 1946 में बैठक की थी, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था संविधान सभा में, उसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन। उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया है भारतीय संविधान का प्रीएम्बल। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन विच वॉज मूव्ड बाई, प्रिपेयर्ड बाई जवाहरलाल नेहरू। प्रीएम्बल बेसिकली होता क्या है? प्रीएम्बल कंटेन्स समरी और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे कहा जाए कि संविधान को शॉर्ट में समझना है तो हम क्या पढ़ें, तो आप बोलेंगे जस्ट बाय रीडिंग द प्रीएम्बल वी कैन अंडरस्टैंड इन फेयर गुड आइडिया, वी कैन हैव अ फेयर गुड आइडिया कि क्या होगा भारत के संविधान में, आर्टिकल्स में क्या लिखा होगा, वो हमको झलक दिख जाएगी। कहाँ पर? प्रीएम्बल में दिख जाएगी। तो सिर्फ प्रीएम्बल को शॉर्ट में, संविधान को शॉर्ट में समझना हो तो हमको पढ़ लेना चाहिए प्रीएम्बल। तो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना है, मतलब ये हमारे उद्देश्य हैं और इन्हीं का एम्प्लीफिकेशन प्रीएम्बल में, संविधान में किया जा रहा है। तो इट इज़ बेसिकली समरी और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें होता क्या है? इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ whom? People of India. Preamble contains ideals and aspirations of people of India. भारत के लोग अपने देश के देश के क्या आदर्श रखना चाहते हैं, वो क्या अधिकार पाना चाहते हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसका प्रतिबिंब है प्रीएम्बल। तो भारत के लोग कैसे अपने देश को बनाना चाहते थे वो उन्होंने व्यक्त किया कहाँ? प्रीएम्बल में। वी द पीपल ऑफ इंडिया
हैविंग सोलेमली डिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो प्रीएम्बल बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है भारत के लोगों की आदर्श और उनके एस्पिरेशंस। तो ये उसका प्रतिबिंब है, मिरर है। ये क्या है अभी देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या प्रीएम्बल अमेंड हुआ है? यस, इट हैज़ बीन अमेंडेड। हाउ मेनी टाइम्स? तो आपका आंसर होगा एक बार सिर्फ। प्रीएम्बल आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है। फिर आपसे पूछते हैं बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, तो आप बोलेंगे बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए ये कोड होता है, संविधान संशोधन को लिखने का ये कोड होता है। आपको याद होगा संविधान किस आर्टिकल में संशोधित होता है? आर्टिकल 368 में हम उसे अमेंड कर सकते हैं। कौन? पार्लियामेंट करेगा। तो जब भी संविधान अमेंड होता है तो एक नंबर होता है। तो प्रीएम्बल वॉज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976। इसमें अमेंडमेंट हुआ था। क्या अमेंडमेंट हुआ था? 3 शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द जुड़े थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 3 वर्ड्स वर एडिड टू द प्रीएम्बल लेटर ऑन। तो आप बोलेंगे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये शब्द प्रीएम्बल में बाद में जोड़े गए और जोड़े गए थे बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो एक ही बार चेंज हुआ, 42nd से हुआ। चेंज क्या हुआ? 3 शब्द जोड़ दिए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। अब बात आती है कि क्या प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है? तो इस प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट में बात गई तो कोर्ट ने कहा, पहले तो कहा कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, आपको याद रखना है केशवानंद भारती केस, फंडामेंटल राइट्स में हम इसको देखेंगे 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा जब हम संविधान को अमेंड करते हैं, वेन एवर वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हम संविधान अमेंड करते हैं तो हम लॉ का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोविज़न्स हैं वो एम्बिगुअस है, हमको नहीं पता लग पाता कि किस मीनिंग को आर्टिकल के लिए। ऐसे में हम उस मीनिंग को सही मानते हैं जो प्रीएम्बल से मैच कर रहा होता है। तो प्रीएम्बल की यूज़ भी है, यूटिलिटी भी है और संविधान का पार्ट भी है। कोर्ट ने कहा क्योंकि ये संविधान को इंटरप्रेट करने में या अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। अगर हमको नहीं प्रीएम्बल का सहारा मिलता तो कई बार हम नहीं बता पाते कि इस संविधान के इस आर्टिकल का मीनिंग क्या है, क्योंकि सही मायनों में तो पूरा संविधान जितने भी आर्टिकल्स हैं दे आर एम्प्लीफिकेशन ऑफ व्हाट? आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। इसलिए संविधान का अगर मीनिंग निकालना हो, अगर एम्बिगुइटी हो, डाउट हो, तो उस मीनिंग को हम सही मानेंगे जो मैच करेगा प्रीएम्बल से। इसलिए प्रीएम्बल इज नॉट यूजलेस पार्ट, इट इज़ अ यूजफुल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हेल्प्स अस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये यूजलेस पार्ट नहीं है, यूजफुल पार्ट है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि इस प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसे करेक्ट टिक करेंगे, यस इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर केशवानंद भारती केस 1973। तो प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है कि ये आइडियल्स एस्पिरेशंस क्या है। अब क्वेश्चंस यहाँ से बन जाता है कि क्या है आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। तो देखिए आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस विच द पीपल ऑफ इंडिया वांटेड टू हैव फॉर देमसेल्व्स, है ना। तो देखिए वी द पीपल, है ना, ऐसा लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली डिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ व्हाट? सोवरेन, है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमने बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू मेक इंडिया व्हाट, अ सोवरेन कंट्री, है ना, हम सोवरेन कंट्री बनाना चाहते हैं। व्हाट इज बीइंग सोवरेन? फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, संप्रभुता, हिंदी में संप्रभुता, मतलब हम चाहते हैं हमारा देश किसी और देश के अधीन ना हो। सबसे पहले तो हमारी आकांक्षा यही है कि हम किसी और देश के अधीन ना हो, तो सबसे पहले देश सोवरेन हो। इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब ऑन आवर टेरिटरी वी आर इंडिपेंडेंट, हम किसी से आदेश लेने, किसी बाहरी ताकत से आदेश लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो सबसे पहले तो देश को बनाना चाहते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवाद का अल्टीमेट मीनिंग होता है वेलफेयर ऑफ ऑल, उद्देश्य होता है वेलफेयर ऑफ ऑल, सर्वोदय हो, सर्व का उदय हो, सबका फायदा हो, सबका वेलफेयर हो। तो हम चाहते हैं कि सोशलिस्ट देश हो हमारा, मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल हो। इसका मतलब ऐसा तब होगा जब देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेलफेयर ऑफ ऑल हो, सबका वेलफेयर हो। ये तब होगा जब देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो देश में पैदा होने वाली आय है वो सबके पास न्याय संगत तरीके से पहुँचे। ऐसा होगा तो सबका वेलफेयर हो जाएगा। तो देश समाजवादी हो मीनिंग देयर बाई ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। सारे जितना आय के साधन हैं सरकार के हाथ में हो। सरकार प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती, सरकार तो वेलफेयर मोटिव से काम करती है। तो हमारा देश बेसिकली सबका वेलफेयर करे, कुछ ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसी इकॉनमी रहे, इकोनॉमिक सिस्टम्स ऐसे हों, संस्थाएं ऐसी बने कि सबका होना चाहिए वेलफेयर। तो हमारा दूसरा आदर्श अपने देश के लिए है कि वो सोशलिस्ट हो, फ्री तो हो ही हो, ताकि सबके लिए काम करे। सेकुलर हो, यहाँ स्टेट का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है, राज्य से नहीं है। सेकुलर वो देश होता है जहाँ देश का कोई धर्म नहीं होता, नागरिकों के अपने अपने धर्म होते हैं, देश का कोई धर्म नहीं होता। जहाँ सभी धर्म बराबर समझे जाएं उसे कहते हैं सेकुलर। तो हम चाहते हैं हमारा देश कैसा हो? सेकुलर हो। कंट्री हैज़ नो रिलीजन बट द कंट्री मैन हैव देयर ओन रिलीजन्स। देश का धर्म नहीं, देशवासियों के अपने अपने धर्म हैं, मतलब सभी अपना धर्म फॉलो करने के लिए फंडामेंटल राइट रखते हैं, लेकिन देश किसी एक धर्म को फेवर नहीं करता, सभी धर्म देश के लिए बराबर हैं। यदि ऐसा है तो देश हो जाता है सेकुलर, मीन्स कंट्री हैज़ नो रिलीजन और ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द स्टेट। सरकार के लिए सब धर्म बराबर हैं, तो सेकुलर देश होना चाहिए। अगला आदर्श है कि देश डेमोक्रेटिक हो, मीन्स गवर्नमेंट should be run by representatives of people. Government should be run by representatives of people, मतलब देश की सरकारें वो चलाए जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है, मतलब लोकतंत्र हो। अल्टीमेटली लोगों की ही से हो, अल्टीमेटली लोगों में से ही जाए MP MLA और उनमें से कुछ सरकार बने। तो डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ऐसा कहा अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। बेसिकली डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट विच इज़ फॉर्म्ड बाय दोज हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो वी वांट टू हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब लोगों का रूल ऑफ द पीपल। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। गणतंत्र वो देश होता है जिसका हेड चुन के आता है, राजा रानी नहीं होता। तो भारत के राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, वो इलेक्शन द्वारा आते हैं, तो इंडिया इज अ रिपब्लिक। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग चाहते हैं देश सोवरन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। ये हमारे देश के आदर्श होने चाहिए, ये उन्होंने कहा। साथ साथ इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, सोवरन माने फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, सोशलिस्ट माने सबका वेलफेयर हो। ऐसा तब होगा जब देश में पैदा होने वाली आय सबके लिए, सबके पास
न्याय संगत तरीके से पहुँचे, मतलब जो जो डिज़र्व करता है उसे ज़रूर मिले, किसी का हिस्सा मारा ना जाए। सेकुलर का मतलब होता है कंट्री हैज़ नो रिलीजन बट कंट्री मैन कैन हैव देयर ओन रिलीजन। देश सभी धर्मों को बराबर समझता है, सरकार के लिए सभी धर्म बराबर, संविधान सभी धर्मों को बराबर समझता है। डेमोक्रेटिक का मतलब गवर्नमेंट शुड बी रन बाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, और जिस गणतंत्र का मतलब देश का जो हेड है वो चुनाव की प्रक्रिया से आए उसे कहते हैं रिपब्लिक। तो कुछ ऐसा देश होना चाहिए। फिर बताया we the people of India want to make India this and to, फिर बताया and to give to our people and to give to our people justice, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिए, भारत के लोग देश को ऐसा ऐसा बनाना चाहते हैं और लोगों को देना चाहते हैं जस्टिस, 3 प्रकार का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस का मतलब फेयर ट्रीटमेंट, सबके साथ न्याय हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, असमानता ना हो, आय के साधन सबके लिए मुहैया हो, सभी लोग अपना जीवन यापन डिग्निफाइड तरीके से कर पाएँ, और सभी के लिए पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब हर एक के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और संवैधानिक पद सभी के लिए ओपन होने चाहिए, सभी लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफाइड रहें, मतलब सभी जो संवैधानिक पद हैं सबके लिए ओपन आए, कोई बेवजह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस हो, फेयर ट्रीटमेंट हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कितने प्रकार का जस्टिस प्रीएम्बल में मेंशन्ड है? 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इक्वलिटी, लिबर्टी हो, लिबर्टी मतलब, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, सही करने का अधिकार होना, कुछ भी करने का अधिकार नहीं होना, सही करने का अधिकार कहलाता है लिबर्टी। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का पूरा पूरा अधिकार हो, सरकारी पॉलिसीज़ को माने या ना माने, अगर हमें नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं सही लग रही हैं, तो हम कह सकें कि हमको सही नहीं लग रही हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जिस धर्म को चाहें उसे फॉलो करें, जिस विचारधारा को चाहें उसे फॉलो करें। तो होना चाहिए लोगों के लिए फ्रीडम, सही करने का फ्रीडम होना चाहिए ऑफ थॉट, याद रखेंगे, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और होनी चाहिए इक्वलिटी, बराबरी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए बराबर के अवसर हों, अपॉर्चुनिटी, अवसर हों, ताकि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कमा पाए, और सोशल स्टेटस सबका बराबर होना चाहिए, बेवजह की असमानता नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए इक्वलिटी का मतलब होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, और हर व्यक्ति की डिग्निटी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कोई ऊंचा है या कोई नीचा है,
हर इंडिविजुअल जो इस देश में है सबकी डिग्निटी बराबर है, सभी एक जैसे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल होनी चाहिए, उसको सभी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to assure people what? Justice, liberty, equality, fraternity, what? Assuring dignity of the individual and unity and integrity of the country. देश में एकता और अखंडता हो उसको भी एश्योर करें। एंड ऑन दिस डेट ऑफ 26 नवंबर, कौन सी डेट? 26 नवंबर। ऑन दिस डेट ऑफ 26 नवंबर इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी हेयर बाई गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान को हम अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को देते हैं। तो किसने दिया संविधान भारत के लोगों को? वी द पीपल ने। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा ऑन दिस डेट ऑफ 26 नवंबर है, 26 जनवरी नहीं है। ऑन दिस डेट ऑफ 26 नवंबर डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम खुद अपने आप को देते हैं ये संविधान। जिस डेट को अभी 2015 से हम संविधान दिवस मनाते हैं, तो प्रियम्बल में 26 नवंबर मेंशन्ड है, 26 जनवरी मेंशन्ड नहीं है। तो प्रियम्बल में लिखा है कि भारत के लोगों ने दिया है भारत के लोगों को ये संविधान। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूजुअली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम में समझे जाते हैं। रिवाइज करा देता हूँ। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आदर्श हैं, ऐसा हमारा देश होना चाहिए। और एस्पिरेशंस ये हैं कि न्याय हो, फेयर ट्रीटमेंट हो, जस्टिस किस प्रकार का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग हु व्हाट? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सभी लोग बराबर, सभी की डिग्निटी बराबर है। एंड एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड एश्योरिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, देश में एकता और अखंडता हो। एंड ऑन दिस डेट ऑफ 26 नवंबर डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने शब्द मैंने लिखे हैं बड़े में और उधर वो लिखे हैं, ये सभी कहलाते हैं आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। तो आप ये मान के चलेंगे कि पूरा संविधान बेसिकली इन्हीं आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस का एक्सपेंशन माना जाता है, इससे अलग कुछ नहीं है। संविधान का जो भी है वो इन्हीं को एक्सपेंड कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को देने की कोशिश कर रहा होगा। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संविधान को समझना होता है और हमको एम्बिग्विटी होती है, डाउट होता है तो हम सीधे कहाँ जाते हैं? प्रियम्बल में जाते हैं, वहाँ से जो मीनिंग मैच करता है उसी को हम ले लेते हैं। तो ये है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद करने हैं और इसी ऑर्डर में है, यही ऑर्डर है इसका, ये याद करेंगे और यहाँ से कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दिस इज प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ गए होंगे कि ये होता है प्रियम्बल। नाउ तो हमने बेसिक्स बहुत सारे जान लिए, संविधान फ्रेम कैसे हुआ, फिर उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या उसमें किया, फीचर्स जान लिए। फिर हमने एक प्रिंसिपल उसका प्रियम्बल भी जान लिया। हमने आज ये भी समझ लिया कि प्रियम्बल क्या होता है और प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमारे संविधान के एक तरीके से हो गए कुछ प्रिंसिपल्स, है ना, उसूल हैं संविधान के। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। अब लेते हैं पार्ट 1, संविधान का पार्ट 1, इंडिया एंड इट्स यूनियन। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ले लेंगे और पार्ट आप देखते चले जाएंगे। पहला पार्ट है इंडिया एंड इट्स यूनियन, आर्टिकल 1 to 4। ये याद करने की नीड नहीं है, बट इंडिया एंड इट्स यूनियन। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेंगे और जो आर्टिकल्स आपको याद करने होंगे वो मैं बता दूंगा, को सभी आर्टिकल्स याद करने की नीड नहीं है।
तो पहला पार्ट है इंडिया एंड इट्स यूनियन, और आर्टिकल 1 to 4 होता है आर्टिकल 1 इंडिया, दैट इज भारत shall be a union of states। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया एंड इंडिया इज ऑल्सो भारत। तो संविधान में देश के कौन से नाम इस्तेमाल हुए हैं? दोनों इस्तेमाल हुए हैं। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया इंडस रिवर से बना, ग्रीक लोगों ने इंडस रिवर से कहा तो उसका मोडिफिकेशन है। भारत एक ट्राइब होती है, ऋग्वेदिक ट्राइब थी भारत। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी व्हाट? शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब होता है स्टेट्स कैन नॉट गो आउट ऑफ द यूनियन। संविधान सभा में जब इस पर डिबेट हुई तो कहा कि हम फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यूनियन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूनियन शब्द का मतलब हमारे लिए यह है कि एक बार राज्य भारत में शामिल हो जाएगा फिर उसका बाहर जाने का रास्ता बंद है, मतलब यूनियन टूट नहीं सकती। आप आ तो सकते हैं भारतीय संघ में, भारतीय संघ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया यूनियन शब्द का मतलब हमारे लिए यह है कि संघ टूट नहीं सकता, संघ में आ तो सकते हैं लेकिन संघ के बाहर जा नहीं सकते। सेसेशन मतलब अलगाववाद अलाउड नहीं है, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। तो यूनियन शब्द का मतलब हमारे लिए ये है, और किसी देश में कुछ और हो सकता है। हमारे लिए यह है कि वंस स्टेट इज ए पार्ट ऑफ द यूनियन इट कैन नॉट सेसीड अवे फ्रॉम द यूनियन, ये इससे बाहर नहीं जा सकती। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपका आंसर होगा इट इज़ भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट कैन create a new state, increase or decrease areas of states अब देखिए समझिए आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू स्टेट। कौन? पार्लियामेंट एक नया राज्य बना सकता है, या राज्यों के एरियाज कम ज़्यादा कर सकता है, या राज्यों की पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, या राज्यों का नाम भी चेंज कर सकता है। कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट चेंज करेगा। पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दे, एक राज्य को तोड़कर 3 टुकड़े कर दे, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से लेकर बुंदेलखंड बना दे, या पूर्वांचल बना दे, ईस्टर्न यूपी को महाराष्ट्र में मराठवाड़ा बना दे, विदर्भ बना दे। तो ये पार्लियामेंट के हाथ में है। किसके हाथ में है? याद रखना है पार्लियामेंट के हाथ में है कि पार्लियामेंट नया राज्य बना सकता है, राज्यों के एरियाज़ को ज़्यादा बड़ा कर सकता है, या राज्यों की एरियाज उतने रहें लेकिन बाउंड्रीज कम ज़्यादा हो जाए। इतने डिस्ट्रिक्ट इस राज्य में चले गए, उसके इतने ले लिए, एरिया उतना ही रहा लेकिन बाउंड्रीज चेंज हो गई, मतलब राज्य का इंटरनल मैप चेंज हो गया, नेट एरिया उतना ही रहा। ये भी हो सकता है। या राज्य का नाम उड़ीसा से ओडिशा होना है तो पार्लियामेंट करेगा, वेस्ट बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल होना है जैसा कि वो डिमांड कर रहे हैं तो पार्लियामेंट करेगा। तो ये काम पार्लियामेंट के पास है। मतलब राज्य कितने होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, 50 होंगे, 28 होंगे, 29 होंगे, ये पार्लियामेंट को तय करना है। यहाँ राज्य की कोई रियल से नहीं होती, पार्लियामेंट ऐसा करेगा। अब जब पार्लियामेंट ऐसा करेगा तो क्या देखते हैं, जब पार्लियामेंट ऐसा करेगा, जब पार्लियामेंट राज्यों को रीऑर्गेनाइज करेगा
तो पार्लियामेंट एक बिल रेस करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के नाम पर एक बिल रेज होगा। बिल आपको बताया था मैंने, लॉ बनाने का इंस्ट्रूमेंट बिल होता है। तो राष्ट्रपति के नाम पर एक बिल रेज करेगा। ये बिल राष्ट्रपति भेजेंगे स्टेट्स कंसर्न्ड को। मतलब मान लीजिए बुंदेलखंड बनाना है तो 7 ज़िले मध्य प्रदेश के, 6 ज़िले यूपी के या जैसे भी है, तो ये मध्य प्रदेश और यूपी के पास बिल जाएगा कि हम आपके राज्यों में से इतने ज़िले काटकर बुंदेलखंड बनाना चाहते हैं, या हम विदर्भ बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र में से, तो महाराष्ट्र के पास जाएगा। तो जितने राज्यों से इसका संबंध है बिल उनके पास ज़रूर जाएगा। राष्ट्रपति भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? टू ऑब्टेन देयर व्यूज़, उन राज्यों के व्यूज़ जानने के लिए कि हम एक विदर्भ क्रिएट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में से, या यूपी हम पूर्वांचल क्रिएट करने जा रहे हैं, आपका व्यू क्या है। राज्यों के व्यूज़ जो भी हों, राज्यों के व्यू जो भी हों वो वैल्यू नहीं रखते हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र कह दे कि हमको विदर्भ नहीं चाहिए, आंध्र प्रदेश कह दे हमको तेलंगाना नहीं चाहिए, इस व्यूज़ का सेंटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल जाएगा ज़रूर, बिना राज्यों के भेजे बिल पास नहीं हो सकता, लेकिन राज्यों के व्यूज़ का सेंटर पे कोई बाध्यता नहीं है। राज्य जो भी कहे फाइनल डिसीजन सेंटर के हाथ में है, लेकिन हाँ प्रोसीजर फुलफिल करने के लिए बिल राष्ट्रपति ज़रूर भेजेंगे उन राज्यों के पास कि वो क्या चाहते हैं। अब सेंटर के ऊपर है वो राज्य की बात माने या ना माने। कहने का मतलब है राज्य का अपने होने में कोई रियल से नहीं है। जब चाहे पार्लियामेंट राज्य को छोटा बड़ा कर सकता है अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन देयर एग्जिस्टेंस द स्टेट्स डू हैव देयर से, बट ओनली प्रोसीजरल से है उनकी। बिल उनके पास आएगा, ये ज़रूर देखा जाएगा। राज्य जो भी व्यू रखेंगे वो पार्लियामेंट के ऊपर है, पार्लियामेंट उसे माने या ना माने। इज़ द इंटेंट ऑफ आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में इंडिया ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज हो सकता है कितनी भी बार। तो इंटरनल पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री कैन बी यू कैन से अरेंज्ड इन आर्टिकल 3। ये है जिस्ट ऑफ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 to 4 है। मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए, आर्टिकल 1 and 3। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि भारत राज्यों का एक संघ है और इंटरनल स्टेट्स ये पार्लियामेंट मतलब सेंटर के हाथ में है। वो जितने राज्य चाहे बनाए, उन्हें छोटा बड़ा करे, उनके नाम चेंज करे, ये पार्लियामेंट के हाथ में है। तो हमारी ये समझ में आया जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों आर्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि इंडिया इज एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, है ना। इन दोनों आर्टिकल को एक साथ लें, 1 और 3 को एक साथ समझें, मतलब हम पार्ट 1 का इंटेंट समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, मतलब संघ कभी टूट नहीं सकता, लेकिन राज्य कभी भी छोटे बड़े हो सकते हैं। तो फाइनल द समरी ऑफ दिस पार्ट 1 इज दिस, दैट इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आर्टिकल 1 और 3 टुगेदर ही हमको बताते हैं कि भारत ऐसा है कि संघ कभी भंग नहीं हो सकता, लेकिन राज्य कभी भी छोटे बड़े या ख़त्म हो सकते हैं। ऐसा पार्लियामेंट अलोन कैन डू। हाँ, बिल राज्यों के पास ज़रूर भेजा जाएगा। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको एक और वीडियो लेक्चर दिया और इसमें हम लोगों ने प्रीएम्बल जाना और पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जाना और कुछ करंट से संबंधित इश्यूज़ जान ली जो आजकल चलती ही रहती हैं। तो इतना हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इसको आप रिवाइज़ करिए, इसे पढ़िए। अगले वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स बहुत डिटेल में करेंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्स में क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स से बहुत आते हैं और आजकल तो करंट में भी फंडामेंटल राइट्स की बहुत जिक्र चलता रहता है। तो अगले लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे, इसको आप रिवाइज़ कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट। ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए। जल्दी ही हम क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकायदा क्वेश्चंस होंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसी तरीके से तैयारी आगे बढ़ाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।